गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो क्लास है उसमें हम हमारा कच्छप यंत्र यंत्र प्रकरण के अंदर ये वाला यंत्र पढ़ने वाले हैं। वैसे आज जो ग्रुप में फोटो भेजा उससे आपको पता तो चल ही गया होगा कि कुछ कछुए के आकार का ये यंत्र है। इसका जो शेप है वो कच्छप कच्छप यानी कि टोरटोइस या कछुए के जैसा है। आज क्लास में आप बड़े अच्छे से ध्यान दीजिए। हो सके तो नोट पेन साथ में रखिए। अगर आपको कुछ लिखने जैसा लगे तो लिखते जाइएगा। आज के सिर्फ आज के टॉपिक के बारे में मैं ऐसा बताऊंगा कि बुक में जो दिया है उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करिए। बाकी पूरे सिलेबस के सारे टॉपिक जो है वो आप सिर्फ ये पीडीएफ के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। जरूर बुक पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, रेफरेंस बुक पढ़िए, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है कच्छप यंत्र, इसके बारे में बुक में मैंने हिंदी बुक, इंग्लिश बुक, दोनों इंग्लिश बुक, दोनों हिंदी बुक सभी देखी। उसमें उतना ज्यादा अच्छे से नहीं समझाया गया है। मतलब कि बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है। इंग्लिश जो टेक्स्ट बुक है उसमें तो बहुत ही शॉर्ट में बताया है, और हिंदी बुक में अच्छा वर्णन है, लेकिन फिर भी समझने में थोड़ी मुश्किल हो इस तरह का वर्णन है। तो ये जो है हमारा कच्छप यंत्र वो शुरू करेंगे। आज यहाँ पे जो पीडीएफ में कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, वैसे आपको पीडीएफ भी मिलेगी तो उसमें से देख के लिख सकते हैं। फिर भी आज स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। जो कच्छप यंत्र का जो वर्णन है, जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख लीजिएगा। वो आपको समझने में इजी जाएगा। आगे हमने जो यंत्र देखे, उलूखल यंत्र, खल्व यंत्र, उसके तीनों टाइप्स वो सभी समझने बहुत ही इजी थे। और कुछ तो ऐसे थे कि जो हमारे घर में, हमारे किचन में होते हो इस तरह के। तब तक खल्व यंत्र थोड़ा अलग था, लेकिन कच्छप यंत्र बिल्कुल ही अलग है। घर में कहीं पे यूज होने वाला यंत्र नहीं है ये। सिर्फ और सिर्फ रसाशास्त्र की, वो भी बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसीजर में यूज होने वाला यंत्र है। दूसरा, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में ऐसा है कि हम इसे सिर्फ थियरी में पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिकल में हम इसका यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये जब यूजी का जो होता है, अंडर ग्रेजुएशन बीएमएस जो होता है, वहां पे इस यंत्र का यूज हो जाए ऐसे प्रैक्टिकल्स नहीं होते। सिलेबस में भी नहीं होते और अलग से भी अक्सर नहीं होते, क्योंकि पहले भारत के 8 संस्कार खत्म करने होते हैं और उसके बाद इस यंत्र का यूज करके आगे के कुछ जो संस्कार है उसमें उपयोगी हो जाता है। डायग्राम भी जो है वो यहाँ पे जो फोटो में या फिर मैं वीडियो दिखाऊंगा उसमें आपको जिस तरह से समझ में आएगा उसी को आप योग्य समझिए। बुक में जो दिया है वो भी सही है, गलत तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा समझने में सरल है। अभी यहाँ पे फोटो क्रेडिट लिखा है मैंने, डॉक्टर श्रीपाल हिरेकेरूर। ये जो है इनकी एक यूट्यूब पे चैनल चलती है, आयुर्वेद रसशास्त्र एंड भैषज्य वीडियोस ऐसे नाम से। तो आप सर्च करेंगे यही नाम से यूट्यूब पे तो मिल जाएगा, वरना मैं लिंक भी भेज दूंगा। तो उन्होंने वीडियो के फॉर्मेट में बहुत ही इजीली समझाया है। और ये यंत्र भी है और भी कुछ यंत्र उन्होंने समझाए हैं, तो आप उनकी चैनल पे जाके देखिएगा। सभी यंत्र बहुत ही इजीली समझ में आएंगे, वहां पे उन्होंने बढ़िया समझाया है। और हम क्लासरूम में भी अभी ये समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको फोटोग्राफ में जो दिख रहा है कच्छप, ये कच्छप जो है कछुए इस हिंदी शब्द का संस्कृत वर्ड है। उसको हम गुजराती में काचबो, इंग्लिश में टोरटोइस या टर्टल, और हिंदी में कछुआ बोलते हैं। उसका संस्कृत शब्द है कच्छप। तो ये शायद आपने फर्स्ट ईयर में संस्कृत में सीखा ही होगा। ऐसे भी पता होगा, शायद नहीं पता है तो अब से याद रख लीजिए कि कच्छप यानी कि कछुआ। तो उसके ऊपर कैसी एक ढाल होती है, ये उसका एक अस्थि है। जो ये ढाल होती है उसी के जैसा शेप दिखने में है, और कुछ समानता नहीं है। उसमें हमें कछुए का यूज नहीं करना है, कछुए के दूसरे कोई अंग उपांग का सिमिलैरिटी नहीं है, उसके जैसा कोई धीरे धीरे काम करता है ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है कि जो कछुए की ढाल होती है दिखने में उसके जैसा है, तो उसके उसका नाम दे दिया है उसे। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको मिलेंगे कि दिखने में जिस किसी भी की जैसा है उसी का नाम उसको दे देते हैं।
खास करके जब आप फोर्थ ईयर में आएंगे, शल्य तंत्र पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। हमारे तो क्या है, रसशास्त्र के इंस्ट्रूमेंट्स है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे तो इसी तरह से नाम दिए हुए मिलेंगे, तो इसी तरह से याद रखना भी आप सीख लीजिए। तो ये जो अभी यंत्र जो दिख रहा है, आपको थोड़ा इसमें फोटो में ख्याल आ रहा होगा कि जमीन के अंदर भी कुछ है। जमीन फ्लैट सरफेस दिख रही है, उसमें गड्ढा करके, जमीन के अंदर गड्ढा बना के ये यंत्र बनाया गया है। तो इसमें जो दिख रहा है वो तो थोड़ा भाग है, बहुत सारा जमीन के अंदर है। तो ऐसे बाहर से देखने में तो ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, इसका एक और फोटो है जो कि जैसे कि हमने उसको वर्टिकली काट लिया हो, है ना, और फिर हम उसको देख रहे हो, उस तरह का फोटो, ये दूसरा फोटो आप देखेंगे तो काफी सारी चीजें ख्याल में आएगी। तो वर्टिकली अगर हमने ऊपर से नीचे तक उसके दो भाग कर दिए, है ना, एकदम बीच में से दो भाग कर दिए, तो ये यंत्र जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस फोटो में आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, पूरा पूरा तो समझ में नहीं आएगा, वीडियो में पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो आपको यहाँ पे, आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, है ना, माउस का जो पॉइंटर है, तो ये जो है जमीन है। जमीन के अंदर गड्ढा बनाया हुआ है, और उसके अंदर एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है, ये वाला। उस मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है। अभी उस पानी के ऊपर एक और मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है, उसके अंदर एक और ये थोड़ा कटोरी या ग्लास के जैसा दिखने वाला छोटा बर्तन रखा हुआ है। उसके अंदर ये मर्क्यूरी यानी कि पारद भरा हुआ है। ऊपर जो डार्क ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये एक लोहे की कढ़ाई है। कढ़ाई तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे घर में जो लोहे की लोढ़ी होती है ना, जो रोटी पकाने के लिए, उसके जैसे कंसिस्टेंसी वाली एक लोहे की अ, जो है सॉसर रखी हुई है। और उसके ऊपर जो है फ्यूल है। तो यहाँ पे फ्यूल सबसे ऊपर है। जो कुछ भी कोयला होगा, लकड़ी होगी, तो वो सबसे ऊपर है यहाँ पे। आप सभी ने शायद ऊंधियो खाया होगा, है ना, तो उसमें किस तरह से होता है, अभी तो हम हमारे एलपीजी स्टोव पे बनाते हैं, लेकिन सचमुच में कैसे होता है कि जिस चीज का पाक करना है, जिस चीज को पकाना है, वो जमीन में अंदर होती है, और अग्नि जो है वो ऊपर से दी जाती है। तो कच्छप यंत्र में भी ऐसा ही कुछ है। अग्नि जो है वो ऊपर से दी जाती है, और जिस चीज का प्रोसेसिंग करना है, वो यानी कि ये मर्क्यूरी जो है वो अंदर में रखा हुआ है। यहाँ पे आपको एक ग्रे कलर का एक लेयर भी दिख रहा है, वो भी क्या है वो भी समझेंगे। और नीचे में पानी है। पानी इसलिए ताकि बहुत ज्यादा जो गर्मी है उसको भारत के ऊपर असर जो है सही प्रमाण में हो, उसके लिए तो इसका यूज और प्रिपरेशन हम समझेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो पहले इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। ये जो यहाँ पे वर्णन, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये मैंने डिटेल में लिखा है। बुक में बहुत ही शॉर्ट में है, तो आप इसी को याद रखिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ भी आपको सारा यंत्र प्रकरण खत्म होने के बाद मिलेगी। और अभी जो है हम इसमें पढ़ते जाएंगे, और बारी बारी से फोटो में देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो सबसे पहले है ये प्रिपरेशन, ये यंत्र को बनाएंगे कैसे हम। एन अर्दन वेसल, एक मिट्टी का बर्तन। एन अर्दन वेसल यानी कि एक मिट्टी का बर्तन is taken, and a pit is dug in the ground of this vessel size. तो एक मिट्टी का जो बर्तन है वो लेंगे हम पानी भरने के लिए। पानी भरने के लिए मिट्टी का एक ऐसा बर्तन जो कि जिसका मुंह काफी बड़ा हो, ऐसा वाला। घड़े जैसा नहीं, घड़ा कैसा होता है, अंदर बहुत सारी जगह होती है, लेकिन घड़े का मुंह बहुत छोटा होता है। तो हम इस तरह का, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना बड़ा हम बर्तन लेंगे। और जमीन के अंदर
उस बर्तन के साइज का ही गड्ढा बनाएंगे। ये जो वेसल साइज है उसी के साइज का गड्ढा हम जमीन के अंदर बनाएंगे और उस गड्ढे के अंदर बर्तन को रख देंगे। जो ये मिट्टी का बर्तन है उसको, अर्दन वेसल जो है उसको उस गड्ढे के अंदर रख देंगे। ये जो सबसे नीचे रखा हुआ बर्तन है जो हमने गड्ढे के अंदर डायरेक्टली रखा है, बेस वेसल जो सबसे नीचे हुआ ये जो बर्तन है उसको हम पानी से भर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे नीचे जो रख दिया है उसको हमने पानी से भर दिया है। फिर उसके ऊपर एक और मिट्टी का बर्तन रखेंगे थोड़ा बड़ा, उससे साइज में थोड़ा बड़ा, लेकिन उसका शेप जो है, उसका आकार जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें उसके बीच में हम हमारा क्रूसिबल यानी कि मूसा रख सके। तो ये देखिए इस तरह का बर्तन हमें खास ऐसा शेप में बनवाना पड़ेगा। अगर कोई घड़ा बना रहा है तो उसका मुंह बहुत चौड़ा बनवाना पड़ेगा। अगर कोई घड़ा नहीं लेकिन कोई इस तरह का नीचे का बर्तन है, ऐसा ही बर्तन बनवा रहा है, तो वहां पे बीच में थोड़ा गड्ढा बनवाना पड़ेगा। कैसा कि हमारा ये जो ये मूसा है, ये क्रूसिबल है, आपको जो कटोरी या ग्लास के जैसा दिख रहा है वो मूसा या क्रूसिबल है, वो अच्छे से वहां पे फिट बैठ जाए। इस तरह का शेप में हमें दूसरा बर्तन, ऊपर का बर्तन बनवाना पड़ेगा। तो इस तरह के खास शेप में ये बर्तन बनवा लिया। फिर जो नीचे के बर्तन में पानी भर के रखा हुआ है हमने, उसके अंदर दूसरा बर्तन रख देंगे। तो ऐसे ही है यहाँ पे, नीचे का बर्तन उसके अंदर पानी भरा हुआ है, नीले रंग का जो पानी दिख रहा है उस पानी के अंदर हमने ये वाला बर्तन रख दिया है। और इस बर्तन के अंदर ये मूसा या फिर ये क्रूसिबल हम रख देंगे। ये मूसा या ये क्रूसिबल जो है वो प्रॉपरली उसके अंदर रख देंगे। और इस मूसा या क्रूसिबल जो है, ये कटोरी जो है ये स्पेशल तरह की होती है। कटोरी कैसे बनाई गई रहती है, वैसे तो ये मिट्टी का कलर दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना, सभी बर्तन का, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से नहीं बनाई जाती। मिट्टी के साथ और भी कुछ चीजें इसके अंदर मिक्स की जाती है। जैसे कि कुछ जूट होता है जिसको हम क्षण बोलते हैं, तो उसके कुछ जले हुए टुकड़े होते हैं, बाद में कुछ लोहे का चूर्ण होता है, कांच का चूर्ण होता है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरह की मूसा होती है। लेकिन इन सभी में एक चीज कॉमन होती है। वो क्या है कि उनको ऐसा मटेरियल लेके ऐसे अच्छी तरह से पका के बनाई जाती है कि वो बहुत सारी अग्नि सहन कर सके। वो अग्नि सहन करने के लिए ही बनाई जाती है। मिट्टी का बर्तन अग्नि में टूट जाएगा, लेकिन ये मूसा जो है वो आसानी से नहीं टूटेगी। इसीलिए उसको मूसा या क्रूसिबल जो हम लेंगे उसके अंदर हम क्या भर के रखेंगे, एक तो पारद यानी कि मर्क्यूरी, और अधर रस द्रव्य, दूसरे भी कुछ रस द्रव्य है हमारे। तो यहाँ पे आपको बीच में जो सबसे बीच में दिख रहा है सिल्वर कलर का, वो मर्क्यूरी भरा हुआ है। और जो दूसरे द्रव्य है उन सभी को मिक्स करके उसकी एक पेस्ट बना ली है। और उस पेस्ट को पूरे बर्तन में अंदर एक लेयर बना के लगा दिया। पूरे बर्तन के अंदर एक लेयर बना दिया है, सभी बर्तन के अंदर की सभी दीवारों में, नीचे, और उसका लेयर बना दिया है, उसका लेप कर दिया है अंदर के साइड में। और उसके अंदर में मरक्यूरी या पारद भर दिया है। तो इन सभी को उसके अंदर रख देंगे। और फिर क्या करेंगे, अ स्मॉल आयरन सोसर, लोह कटोरी का, श्लोक में ऐसा वर्ड दिया है लोह कटोरी का, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है। एक आयरन की यानी कि लोहे की एक सोसर जो है उसको हम उल्टी करके रखेंगे। जैसे हम अगर उसके अंदर रोटी पकाने का काम करेंगे, सब्जी पकाने का काम करेंगे, तो वो सीधी होगी, है ना। लेकिन अगर हमने उसको उल्टी करके रख दिया, हमें क्या है करना है, उसका ढक्कन बना देना है। तो ये वाली जो डार्क ब्राउन कलर की आपको दिख रही है वो उल्टी की हुई सोसर है, आपको यहाँ पे बेहतर दिखेगी ये, है ना। तो इसको उल्टी करके रख दिया है, अपसाइड डाउन करके रख दिया है उसको। तो वो जो है ढक देगी, पूरे बर्तन को ढक देगी। और सिर्फ रख देना नहीं है, उसको सील कर देना है। तो आपको ये जो यहाँ पे कुछ येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, इसके अंदर इसके बाहर, ये ऊपर वाला नहीं, सिर्फ आयरन सोसर के आजू बाजू में जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, या यहाँ पे भी जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है,
वो सीलिंग मटेरियल है। अभी इसमें क्या होता है, एक तो मिट्टी लेते हैं, अक्सर मुल्तानी मिट्टी लेते हैं या काली मिट्टी भी ले सकते हैं, जो कोई भी चिकनी मिट्टी हो वो ले सकते हैं। और लेते हैं कुछ कपड़ा। तो जो कपड़ा है उसको पूरा मिट्टी से तरबतर कर देते हैं, गीली मिट्टी में डाल के कपड़े को मिट्टी से तरबतर कर देते हैं, और उस कपड़े और मिट्टी के संयोग से हम एक कपड़ मिट्टी ऐसा जो है द्रव्य बना लेते हैं, कपड़ा और मिट्टी। और वो जो कपड़ मिट्टी है उसको वहां पे एक बार लेयर लगा देंगे, इस तरह से पूरा एक लेयर एक बार लगा देंगे, फिर उसको सूखने देंगे। अगर शाम तक दूसरे दिन तक वो सूख जाएगा, फिर से एक बार लेयर लगा देंगे। इस तरह से 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी भी जरूरत पड़ती है, हमें जितना टाइट सीलिंग करना है उतना टाइट सील करने के लिए रख देंगे और अच्छे से सील कर देंगे इसको। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है सेकंड लास्ट लाइन में, स्मॉल आयरन सॉसर लोह कटोरी का इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन एंड इट इज सील्ड। तो इस तरह से कपड़े और मिट्टी के साथ हम उसको सील कर देंगे। और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या है, चारकोल। चारकोल यानी कि कोयला। चारकोल इज प्लेस्ड एट द अपर मोस्ट पार्ट फॉर बर्निंग पर्पस। तो सबसे ऊपर जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो येलो कलर में दिख रहा है वो जला हुआ कोयला है ना, और ब्लैक कलर में दिख रहा है वो अभी और जलने वाला है। तो सफेद कलर की राख होती है उसकी, कोयला काला रंग का होता है। तो इस तरह का कोयला जो है वो सबसे ऊपर में रखेंगे और उसको जलाएंगे। अभी ये प्रिपरेशन तो हमने फोटोग्राफ में और डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, यूज बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो है हम इसको वीडियो में समझेंगे। तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे ही वीडियो आपको दिखाऊंगा, जो ये चैनल है जहाँ पे, वहीं पे हम प्ले करेंगे उसको। आप बाद में दोबारा भी उसको जितने भी बार देखना है देख के समझ सकते हैं। तो आप डायरेक्टली, मैंने तो देखिए ऐसा ही लिखा है कच्छप यंत्र, यूट्यूब पे सर्च किया कच्छप यंत्र, तो कच्छप यंत्र समझाने के 3-4 वीडियो तो मिलते हैं एटलीस्ट। लेकिन उसमें ये वाला जो है आयुर्वेद रसशास्त्र एंड भैषज्य वीडियोस, ये वाला जो चैनल है, या यहाँ पे लिखा है डॉक्टर श्रीपाल हीरे केरूर, है ना, तो उनका वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से हमें समझाता है। तो उसी को हम समझेंगे। अभी मैं बीच में पॉज करता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। इन्होंने बढ़िया एनिमेशन, 3D एनिमेशन करके ये पूरा वीडियो बनाया है, और बहुत सारे यंत्र के वीडियो बनाए हैं। तो अभी जो हमारा यंत्र है, कच्छप यंत्र, उसको बनाने के लिए हमें कितनी सारी चीजों की आवश्यकता रहेगी, ये सभी चीजें उन्होंने यहाँ पे अलग अलग करके दिखाई है। तो ये वाला जो हमने देखा ना, सबसे नीचे रखने वाला बर्तन जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो ऐसा सबसे नीचे रखने वाला, गड्ढे के अंदर रखने वाला बर्तन, अंदर पानी भरना है। फिर उसके ऊपर ये वाला बर्तन रखना है। तो देखिए इसका शेप जो है ना, ऐसा कोई शेप वाला बर्तन हमारे घर में डायरेक्टली नहीं होता, हमें कुम्हार के पास इसको बनवाना पड़ेगा। ये बर्तन जो है सेकंड नंबर पे, उसको हम ये पानी के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे बीच में एक गर्त है ना, बीच में एक थोड़ा सा ऐसा शेप बनाया है कि ये वाली जो मूसा है, ये वाला जो क्रूसिबल है, वो इसके अंदर बैठ जाएगा। फिर है ये लोहे की कटोरी या लोहे की लोढ़ी जिसको हम बोलेंगे, उसको हम इसके ऊपर उल्टा करके ढक देंगे। और एक जो है वो लास्ट में जो है कोयले। तो अभी वीडियो में आगे देखते हैं। तो आप इस वीडियो में समझेंगे तो, ये श्लोक है, श्लोक भी हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले सबसे नीचे वाला बर्तन है जिसके अंदर श्लोक में बताया है जलपूर्ण पात्र, है ना। तो पूरा एक बर्तन जो है उसके अंदर पानी हमें भर लेना है। हम पहले ही पानी नहीं भर लेंगे, पहले गड्ढा बनाएंगे और गड्ढे के अंदर बर्तन रख के फिर पानी भरेंगे। तो ये जो है एक एक बर्तन के बारे में बता रहे हैं। अब जब यूट्यूब पे वीडियो प्ले करेंगे तो इंग्लिश में वो समझाते हैं, वो आपको समझ में आएगा। और
अंदर का जो पार्ट है, बीड़ कैसे लगाना है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हम इसका यूज समझेंगे उस समय पे। तो देखिए, इस तरह से एक गड्ढा बना लिया, जमीन के अंदर एक गड्ढा बनाया है। अभी उस गड्ढे के अंदर ये वाला बर्तन, जो सबसे बेस वाला बर्तन है, वो रख देंगे। उसी के साइज का हमें गड्ढा एक बनाना है। तो बर्तन जो है अच्छे से उसके अंदर आ गया। फिर पानी भर लेना है। तो यहाँ पे उन्होंने पानी भर लिया। पानी भरने के बाद ये दूसरा वाला जो बर्तन है, वो उसके अंदर रख देते हैं, पानी के ऊपर, है ना। तो इसी तरह से रख देंगे। और ये जो हमारी क्रूसिबल है, हमारी जो मूषा है, उसको उसके अंदर एकदम बीच में, उसी के शेप का ये बर्तन है, उसी के अंदर रख दिया है। अभी लोहे की कटोरी जो है उसको उल्टी रख देंगे, इन्वर्टेड करके, अपसाइड डाउन करके वहां पे रख देंगे। अंदर क्रूसिबल खाली नहीं रखना है, क्रूसिबल के अंदर मर्क्यूरी और काफी सारी चीजें भर के रखनी है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए कि किस तरह से ये यंत्र की रचना है। इसको कपड़ मिट्टी से सील कर दिया है, कपड़े और मिट्टी से इसको सील कर दिया है। और बाद में जो कोयले हैं, उन कोयले को उसके ऊपर रख के फिर हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। तो ये जो है बाहर से देखने पे कछुए की ढाल के जैसा दिखता है, सिर्फ उसी लिए उसको कच्छप यंत्र बोलते हैं। बाहर से देखने पे कछुए की ढाल के जैसा दिखेगा तो कच्छप यंत्र। फिर ऊपर हम कोयले रख देंगे और बाद में उसको जलाएंगे। तो यहाँ पे जो है फिर से वो हमें वर्टिकली उसको काट के दिखाते हैं कि कैसा दिखता है। तो अभी आपने स्लाइड में जो फोटो देखा था, वो ये वाला फोटो था, है ना। या इसको भी और काटने वाला फोटो था। तो पानी, उसके ऊपर एक और बर्तन, अंदर मूषा, मूषा को भी और एक हम स्लाइस करके देखेंगे तो अंदर भी हमें मर्क्यूरी दिखेगा। और फिर ऊपर लोहे की उल्टी की हुई कढ़ाई और ऊपर कोयले। तो इस तरह से ये पूरी कच्छप यंत्र की रचना है। ऐसा ही डायग्राम आप ड्रॉ करिए जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है तब। बुक में दिया हुआ डायग्राम उतना बेहतर नहीं है, वो सही है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। तो गर्मी कैसे मिल रही है वो एरो करके दिखाया है यहाँ पे उन्होंने, कि ऊपर कोयले जलते हैं और उसकी गर्मी जो है नीचे रखी हुई क्रूसिबल, और क्रूसिबल के अंदर रखा हुआ मर्क्यूरी, वहां पे उसकी गर्मी मिलती है। तो इस तरह से होता है ये पूरा कच्छप यंत्र। अभी इतना बड़ा रचना करने, इतनी बड़ी संरचना करने की क्या जरूरत पड़ी, ऐसा क्या काम करने वाले हैं इस यंत्र के अंदर कि स्पेसिफिकली इसी तरह का यंत्र बनाने की जरूरत पड़ी। तो वो हम देखेंगे इस यंत्र का यूज क्या है। क्योंकि इतना सारा मेहनत किया, ऐसा बड़ा यंत्र बनाया, है ना, तो क्या काम क्या है उसका। तो ये जो है यूज ऑफ द यंत्र। अभी इसके अंदर ना कुछ परिभाषाएं आती है जो मैंने ब्लू कलर में लिख दी है, जारण, गर्भद्रुति, सत्व, है ना। तो उसको भी मैं इन शॉर्ट आपको समझाऊंगा, आपका ये कच्छप यंत्र वाला पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाए उस तरह से। तो शुरू शुरू से शुरू करते हैं। पारद जो है, मर्क्यूरी जो है, उसको हमें उपयोग करना है दवाई बनाने के लिए। और मर्क्यूरी में से जो हमें दवाइयाँ बनानी है, तो ऐसे ही हमने एलिमेंटल मर्क्यूरी ले लिया और डायरेक्ट दवाई बना दी, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमें उसको सर्टेन प्रोसीजर्स करनी होती है। तो सबसे पहले हम करते हैं उसका शोधन। शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफाई कर लिया और मर्क्यूरी शुद्ध हो गया, प्योर मर्क्यूरी बन गया। उसके बाद भी डायरेक्टली हम उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसके संस्कार करने होते हैं और 18 प्रोसीजर्स उसके अंदर करनी होती है। तो मर्क्यूरी के 18 संस्कार या 18 प्रोसीजर्स हमें करनी है। उसके अंदर पहले 8 संस्कार आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 18 में से पहले 8 संस्कार जो है वो आपके BA MS के सेकंड ईयर के सिलेबस में है। तो आप वो 8 संस्कार बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और वही संस्कार जो है आजकल के समय में किए जाते हैं, बाकी के 10 संस्कार जो है वो नहीं किए जाते। आठ, सिर्फ 8 संस्कार युक्त, अष्ट संस्कार युक्त मर्क्यूरी को ही दवाई बनाने में ले लिया जाता है, लेकिन सचमुच में 18 संस्कार करने चाहिए। अभी ये जो बात है जारण, गर्भद्रुति, ये 8 संस्कार के बाद की बात है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां।
ये संस्कार की बात है। तो यहाँ पे झारण सबसे पहला देखते हैं, झारण। टू मेक पारद कैपेबल फॉर झारण, पारद को झारण के लिए कैपेबल बनाना है। किसके झारण के लिए? सत्वों के धारण के लिए, अभ्रक का सत्व, माक्षिक का सत्व। तो बेसिकली मैं मनुष्य का उदाहरण या किसी भी सजीव का उदाहरण लेके आपको समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम कभी खाना खा लेते हैं, है ना। अब मैं एक गाय का उदाहरण लेके समझाता हूँ। गाय जो है वो घास खाती है ना। तो हम क्या बोलते हैं? गाय चरती है, ऐसा बोलते हैं ना। गाय जो है खाना खाती है, उसको बोलते हैं गाय चरती है, या गुजराती में बोलते हैं गाय चरे छे, गाय घास चरे छे। तो सेम शब्द जो है यहाँ पे पारद के लिए लिया जाता है। पारद को जब हमें कुछ खिलाना होता है, पारद के अंदर हमें कुछ मिक्स करना है, जैसे कि हमें पारद के अंदर आयरन मिक्स करना है, मर्क्यूरी के अंदर आयरन मिक्स करना है, तो बोला ऐसे जाता है रसशास्त्र में कि हमें उसको ये खिलाना है। तो जो नौवा संस्कार है वो ग्रास मान है। ग्रास मान कि ग्रास का मान तय करना। ग्रास मतलब कि आपको थोड़ा संस्कृत में पता रहेगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं गुजराती में कोड़ियो, या फिर हिंदी में निवाला। तो या फिर जो भी एक हमने ग्रास ले लिया, एक बटकू जो हमने खाते हैं, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके हम उसमें मिक्स करते जाते हैं। तो बेसिकली आप याद रखिए, मर्क्यूरी में अगर हमें कभी भी आयरन मिक्स करना है, मर्क्यूरी के अंदर अगर हमें कभी भी कॉपर मिक्स करना है, तो एक साथ जितना मर्क्यू आयरन या कॉपर हमने मिक्स करना है, सारा का सारा उसके अंदर डाल दिया और फिर मिक्स करने लगे, तो ऐसा होता नहीं। वो नहीं, एमालगम नहीं बनाता। वो मर्क्यूरी जो है एलिमेंटल मर्क्यूरी ही रहता है, उसके साथ उतना एमालगम नहीं बनाएगा। हाँ, सोने चांदी के साथ बना लेगा, लेकिन आयरन कॉपर के साथ नहीं बनाता। ये अभ्रक और मार्कशीट जो है ना, वो आयरन कॉपर है। अभ्रक का जब सत्व निकालते हैं हम, तो हमें प्रोबेबली मतलब मोस्टली आयरन ही मिलता है। मार्कशीट का जब हम सत्व निकालते हैं तो आयरन और कॉपर का मिश्रण मिलता है। इसलिए मैं आयरन कॉपर यहाँ पे ले रहा हूँ। तो अगर हमें मर्क्यूरी के साथ आयरन को मिक्स करना है, अमालगम बनाना है, तो वो इजीली नहीं होता। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा शारीरिक परिश्रम भी करना पड़ता है, तब जाके वो एमालगम बना लेता है। मर्क्यूरी और आयरन मिक्स हो जाते हैं, मिश्र धातु बन जाते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति कुछ खा लेता है ना, तो क्या होता है कि हमने खाना खा लिया, गाय ने घास खा लिया, जो कुछ भी खा लेते हैं सॉलिड होता है हमारा खाना, कुछ कुछ लिक्विड भी होता है। लेकिन पेट में जाने के बाद वो सभी चीजें सेमी सॉलिड या लिक्विड बन जाती है ना। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो पेट में जाने के बाद सेमी सॉलिड या लिक्विड ही बन जाती है, और बाद में उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद उसका जरण या जारण होता है। खाना, हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उसका जरण या जारण होता है। मतलब कि क्या, कि देखिए कि आज जो है मैंने बहुत ज्यादा खाना खाया, 10 रोटी खा ली, 3 कटोरी सब्जी खा ली, है ना, और कुछ कुछ क्या क्या खा लिया, 2 किलो खाना खा लिया मैंने। तो अगर मेरा वजन 80 किलो है और मैंने 2 किलो खाना खा लिया, तो 82 किलो वजन होना चाहिए ना खाना खाने के बाद। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो खाना खाया वो पचने लगता है, वो हमें ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। हमारे हमने जो खाना खाया वो एक द्रव्य था, वो एक पदार्थ था, सब्सटेंस था। लेकिन शरीर के अंदर जाने के बाद वो एक पदार्थ नहीं रहा, वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, और उसी से हमारा शरीर चलता है, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। आप सभी जो है बायोलॉजी में ये सब चीजें पढ़ चुके रहेंगे। तो उसी तरह से मर्क्यूरी के अंदर भी हम जो कुछ भी मिक्स करते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी के अंदर मैंने आयरन मिक्स करना है या मुझे कॉपर मिक्स करना है, तो वो जो है मर्क्यूरी को हमने खिला दिया। मर्क्यूरी जो है, पारद जो है, उसको हमने खिला दिया। बाद में पारद जो है वो उसको पचाता है। पारद तो सजीव नहीं है, निर्जीव है, लेकिन अंदर जाने के बाद उन एटम्स के बीच में ऐसी प्रोसेस होती है कि वो दोनों आपस में मिल जाते हैं।
आप जब मेटल के कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, वरना पारद प्रकरण में तो ये पढ़ाऊंगा ही। लेकिन अभी इतना याद रखिए कि जो दो मेटल्स है वो आपस में मिल जाती है और एमालगम बन जाता है, मिश्र धातु बन जाती है। सिर्फ वहां तक काफी नहीं है, उसके बाद उसका द्रुति, द्रुति यानी कि लिक्विफिकेशन, और जारण, जारण यानी कि पूरा पच जाए ऐसा होना चाहिए। तो पिछला हमने एक वीडियो देखा था इससे कुछ दिन पहले, है ना, कि मर्क्यूरी के साथ हमने गोल्ड मिक्स कर लिया और वो रसलिंग बना लिया था। तो हुआ क्या था वहां पे, मर्क्यूरी और गोल्ड मिक्स करने के बाद वो सोलिडिफाई हो गया था। मर्क्यूरी तो लिक्विड है, लेकिन उसके साथ गोल्ड मिक्स करने के बाद वो सोलिडिफाई हो गया था, वो घन हो गया था, घनीभूत हो गया था। हमें ऐसा नहीं करना है, मर्क्यूरी जैसा है वैसा ही रखना है। मर्क्यूरी के अंदर हमें आयरन भी मिलाना है, कॉपर भी मिलाना है, एमालगम भी बनाना है, मिश्र धातु बन जाएगा ना एमालगम में। लेकिन वो सोलिडिफाई भी नहीं होना चाहिए, वो लिक्विड ही रहना चाहिए। ये हमारा टारगेट है। आगे जाके आपको पता चलेगा ऐसा क्यों है टारगेट। तो उसके लिए करना क्या होता है, आयरन जो है वो पूरा पूरा एसिमिलेट हो जाए मर्क्यूरी के अंदर, कॉपर जो है वो पूरा पूरा एसिमिलेट हो जाए मर्क्यूरी के अंदर, पूरा उसके अंदर समाहित हो जाए। इस तरह से समाहित हो जाए कि जैसे कोई एक मनुष्य या एक गाय जो है खाना खाने के बाद उसको पचा लेती है और ऊर्जावान बन जाते हैं, उसी तरह से मर्क्यूरी भी अपने अंदर कुछ मास को, कुछ पदार्थ या कुछ द्रव्य को अपने अंदर समाहित कर ले और मर्क्यूरी जो है वो ऊर्जावान बन जाए। 100 ग्राम मर्क्यूरी लेके 10 ग्राम आयरन में उसके अंदर मिक्स करता हूँ, तो बाद में 110 ग्राम नहीं होना चाहिए, वो 100 ग्राम ही हो जाएगा। और जो 10 ग्राम आयरन है वो क्या होगा, मास टू एनर्जी कन्वर्जन हो जाएगा। आप सभी को पता है ना मास टू एनर्जी कन्वर्जन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, आइंस्टाइन ने बताया है सूत्र। तो उसी का एप्लीकेशन होता है यहाँ पे। तो वो मास टू एनर्जी कन्वर्जन हो जाता है। लेकिन ये जो कन्वर्जन करना है ये बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे ही चलो आके बैठ गए, एक खलवा यंत्र, एक उल्लू खल यंत्र ले लिया और 2 घंटे में कर दिया, ऐसा इजीली होता नहीं है। तो वो बहुत ही श्रम लेने वाली, बहुत ही लंबा चलने वाली प्रोसीजर है। तो आपको तो पता है भारत में सब लोग इजी रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये भी रसायन शास्त्र की, भारत के शास्त्र की ही देन है। तो उन्होंने भी एक इजी रास्ता ढूंढ लिया कि उस लंबी चौड़ी प्रोसीजर जो है, काफी श्रम मांगने वाली प्रोसीजर है, उसको इजीली कैसे कर लिया जाए। तो वहां पे क्या करना होता है, मर्क्यूरी को पहले लेना है, डायरेक्टली उसमें आयरन कॉपर मिक्स नहीं करना है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको मर्क्यूरी के साथ एक ग्रे कलर का पदार्थ दिख रहा है। हाँ, वो हमेशा ग्रे कलर का नहीं होता, लेकिन एक ग्रे कलर का आपको लेप किया हुआ वहां पे दिख रहा है। उसका नाम है बिड, बी ड, ब और रसवई, बी और ड। ये जो है एक कोई एक पदार्थ नहीं है, ये एक मिक्सचर है। और ऐसे अलग अलग तरह के बहुत सारे मिक्सचर या बहुत सारे बिड बना सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, बिड के अंदर कुछ क्षार होते हैं, कुछ अम्ल द्रव्य होते हैं, कुछ लवण होते हैं, कुछ मिनरल्स जैसे कि गंधक, सोमल, हरताल, मनःशिला, सल्फर के कंपाउंड सभी वो सब होते हैं। तो इन सभी द्रव्यों का मिक्सचर कर लेते हैं। और अक्सर जो अम्ल द्रव्य होते हैं, जो खट्टे द्रव्य होते हैं, वो लिक्विड स्वरूप में होते हैं, बाकी सब सॉलिड होते हैं। खट्टे फल का रस लेते हैं हम, नींबू का, जंबीर का वगैरह। और बाकी जो है लवण यानी कि सॉल्ट जो है, वो सभी तरह के 5 तरह के सॉल्ट वो सॉलिड होते हैं। मिनरल्स जो हमें मिलते हैं, सल्फर के सभी कंपाउंड्स वो भी सॉलिड होते हैं। क्षार जो है वो भी सभी पाउडर सॉलिड होते हैं। लेकिन इन सभी को जब हम खट्टे पदार्थ के अंदर, रस के अंदर मिक्स कर लेते हैं, आगे जो खलवे यंत्र देखा उसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो एक पेस्ट बन जाता है। तो ये बिड़ जो है, पेस्ट जो है, उसको हम ये मूसा के अंदर, ये क्रूसिबल के अंदर उस पेस्ट को लगा देते हैं। एक कटोरे के अंदर आपने पूरा पेस्ट लगा दिया अंदर के साइड में, ऐसा समझ लीजिए। तो ऐसा पेस्ट यहाँ पे लगा देते हैं। और फिर उसके बीच में हम रख देते हैं हमारे मर्क्यूरी को। कैसा मर्क्यूरी,
सिंपल मर्क्यूरी, एलिमेंटल मर्क्यूरी नहीं, 8 संस्कार किया हुआ मर्क्यूरी। ये सभी प्रोसीजर 8 संस्कार के बाद की है। तो 8 संस्कार किया हुआ मर्क्यूरी उसके अंदर रख देते हैं। फिर ये सब कच्छप यंत्र बना के और ऊपर से हम ऊपर कोयला रख के उसको जला देते हैं। तो क्या होगा, उसको गर्मी मिलेगी, एक कंट्रोल्ड हीट मिलेगी। ये जो है प्रिंसिपल हुआ है एक इनडायरेक्ट हीटिंग का। डायरेक्टली हीट नहीं मिल रही है, ये सिद्धांत क्या है, परोक्ष उष्मा उसको मिल रही है, इनडायरेक्ट हीट मिल रही है। और अभी एक कटोरी के अंदर दो चीजें रखी है और हम उसको गर्म कर रहे हैं। मर्क्यूरी रखा है और ये जो बीड है वो बीड रखा है। तो मर्क्यूरी और बीड जो है, पारद और बीड जो है वो प्रोसेस होंगे। और बीड का तो ठीक है, कुछ नहीं काम हमें, लेकिन मर्क्यूरी के अंदर कुछ ऐसे गुण आ जाएंगे, मर्क्यूरी के अंदर कुछ ऐसे गुण आ जाएंगे कि वो ये अभ्रक सत्व, माक्षिक सत्व, यानी कि आयरन, आयरन और कॉपर का मिक्सचर, उसको बड़ी ही जल्दी से पचा लेगा, उसको बड़ी ही जल्दी से अपने अंदर लिक्विफाई करके रख देगा, उसके मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और ये सब चीजें सिर्फ उसको गर्म करने से हो जाएगी। तो कैसे है होता है ये पूरा प्रोसीजर, वो तो हम भारत प्रकरण में पढ़ेंगे। भारत प्रकरण के अलावा भी अभी ये कच्छप यंत्र का श्लोक है, उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी समय होने को आया है और इस श्लोक को समझने में हमें कम से कम 10 मिनट लगेंगे। तो आज नहीं पढ़ा था ये श्लोक कच्छप यंत्र का, है ना, लेकिन हमको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये झारण, गर्भद्रुति, सत्व, इनकी तो मैं परिभाषा अलग से सिखाऊंगा, सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ सीखनी जरूरी है। ऐसी परिभाषा है तो वो भी हम सीखेंगे ही। लेकिन आपको आज का जो टॉपिक है कच्छप यंत्र, ये तो समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। फिर भी अगर कुछ चीजें ऐसी है कि शायद समझ में नहीं आ रही हो, तो ये वीडियो जब मैं डाल दूंगा वहां पे यूट्यूब पे, तो आपको फिर से देखने मिलेगा, आप दोबारा देख लीजिए। और ये जो डिस्क्रिप्शन है, क्या करिए, ये प्रिपरेशन ऑफ यंत्र, इतना जो है ना, ये वाली स्लाइड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी इसका, अगर किसी ने नहीं लिया है तो। और ये आप लिखिए एक बार, पेन और पेपर लेके अपनी नोटबुक में लिखिए और लिख के मुझे भेज दीजिए आज, कच्छप यंत्रों को प्रिपेयर कैसे करते। और यूट्यूब पे सर्च करिए ये वाला जो है ना, आयुर्वेद रसशास्त्र एंड वैषज्य वीडियोस, ये चैनल है, या डॉक्टर श्रीपाल हिरेकेरूर, उनका ये वीडियो, या सब सिंपली कच्छप यंत्र यूट्यूब में सर्च करिए तो भी मिल जाएगा। वो वाला उनका जो वीडियो है वो भी आप देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, तो ये कच्छप यंत्र बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक था कच्छप यंत्र, वो तो समझ में आया। और आगे की जो प्रोसीजर्स है, मैंने थोड़ी कोशिश की है जरा गर्भद्रुति सत्व वगैरह समझाने की, और भी पूरा डिटेल में हम परिभाषा में और पारद प्रकरण में, मर्क्यूरी के चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो है, हम ये कच्छप यंत्र का श्लोक बाकी रहा है आज, तो वो करेंगे पहले कंप्लीट। और नेक्स्ट हमारा यंत्र है डमरू यंत्र, विद्याधर यंत्र, ऊर्ध्व अधः तिर्यक पातन यंत्र, वो सभी आसान है ना, तो वो फिर हम आगे करेंगे। फिर एक इसी के जैसा ध्यान देने वाला यंत्र आ गया आएगा, जारणार्थ तुला यंत्र, तो उसमें मैं फिर से आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ख्याल से उस यंत्र को समझना है। तो फिलहाल इतना रखते हैं। आप अपनी अटेंडेंस चैट में दे दीजिए।